नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे कहा गया 1857 की क्रांति। दरअसल जिस तरह से मैं आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ये वो सब्जेक्ट्स नहीं है कि आपने ना मेरे को 4 सवाल लिखवा देने, आपको रट के चले जाने और एक पेपर दे के चलाना है। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर पीसीएस लेवल तक एग्जाम देने जाएंगे तो आप टेक्निकली दिमाग से सोच पाएंगे, एक सवाल के साथ न्याय कर पाएंगे पढ़ के कि हाँ ये सवाल मैंने पढ़ा था, इसे इस तरह से बताया गया था। एनालिटिकल आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि आजकल जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं उनमें कोई 1 to 1 आंसर नहीं आता कि आपने पढ़ा 2 और 2 4 होते, नीचे 4 का आंसर लगा दिया, टिक लगा दिया, काम पूरा। नहीं, एनालिटिकल आंसर आते हैं। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, इसे बताने के बाद किसी एक अच्छी किताब से अगर आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतिहास उस तरह से पढ़ाऊं कि आपको इंटरेस्ट आए, मजा आए, बहुत अच्छा मजा आएगा। हाँ, ये अच्छी कहानी थी। एक कहानी की तरह सुनेंगे और पढ़ेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा, और याद रहेगा तो आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1857 क्रांति। दरअसल ये क्रांति शुरू हुई 10 मई को। 10 मई 1857 को शुरू हो गई मेरठ से, है ना। तो और मेरठ से शुरू होने के बाद धीरे धीरे झांसी, संभल, अवध, इन जगहों पे धीरे धीरे भारतवर्ष में फैली। तो इसके शुरू होने के कुछ गिने चुने कारण हैं। होता ये, किसी भी चीज को, कोई भी चीज है या कोई क्रांति है या कोई भी युद्ध है या कुछ भी ऐसा कार्य, उसके ना कुछ कारण होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। तो आप किसी भी चीज को ऐसे मत पढ़ा कीजिए कि बस ऐसे ही एक उठाया और कहानी पढ़ी, खत्म हो गया। आप उसे एनालाइज कीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है, किस तरह की स्थिति है उसकी। तो इस जो 1857 क्रांति थी क्यों हुई, क्या कारण थे इसके, या असफल रही तो क्यों रही, इन्हें बिंदु बनाइए। बिंदुवार बनाएंगे तो एनालिटिकल आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे कि हुआ क्या क्या था, है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि इसके ना कुछ गिने चुने कारण थे। सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। भारत देश में राजनीतिक असंतोष इसका एक मुख्य कारण था, जो 1857 की क्रांति हुई। दूसरा था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी थे जिस कारणों से क्रांति, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से सारा का सारा धन उठा करके इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा था। तीसरा है सामाजिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण, वो ना हमारे पास बहुत सारा कर ज्यादा लगा रहे थे, उतनी कमाई नहीं होती थी, तो इस कारण से जनता में असंतोष था आर्थिक कारणों में। फिर है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में से बहुत सारी रीतियां थी, कुरीतियां थी, जैसे विधवा पुनर्विवाह इन्होंने रोक दिया करके, है ना, और बाल विवाह इन्होंने रोक दिया करके, और ऐसी बहुत सारी नीतियां इन्होंने शुरू की जो सामाजिक तौर पर अच्छी थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनके हिसाब से वो गलत था। उनके समाज के ऊपर ये एक तरह का प्रहार था और वो ये झेल नहीं रहे थे। तो कुछ ऐसे सामाजिक कारण भी थे जिस कारण से ये विद्रोह शुरू हुआ, जनता में रोष व्याप्त था। तीसरा था धार्मिक कारण। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मेन उद्देश्य था कि इस समय लॉर्ड कैनिंग आए हुए थे, जो इस समय संभाला इन्होंने पदभार, लॉर्ड कैनिंग ने संभाला गवर्नर जनरल बनके, और ईसाई मिशनरियों को वहां से, मतलब इंग्लैंड से, पूरी छूट दे दी गई कि किसी भी तरह से भारत में हर इंसान को ईसाई बनाओ। जबकि ईसाई मिशनरियों ने तो यहां तक भी कह दिया एक बार कि हम तो इस पूरे भारतवर्ष को बहुत जल्द से जल्द ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये धार्मिक कारण था। फिर था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह का एक मुख्य कारण ये था कि कुछ सिपाही पंजाबी थे, सिख थे, उनसे कहा गया आप कड़ा नहीं पहनोगे, आप पगड़ी नहीं पहनोगे, डेढ़ी डाली मूछ बनाओगे, जो कि असंभव था। सिख बनाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है अलाउड नहीं है बनाना धर्म के अनुसार। तो ये सिपाही विद्रोह। दूसरा, सिपाही जो मुस्लिम थे और हिंदू थे, उस समय एक राइफल हुआ करती थी, उसे छोड़ करके एक नई राइफल आई जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। तो जो पुरानी राइफल के बदले इनफील्ड राइफल जो उन्होंने रखी, तो इनफील्ड राइफल में लगने वाला जो कारतूस था, उसे कारतूस को लगाने के लिए उसका जो कवर था उसको मुंह से काटना पड़ता था। और ये पूरी तरह से फैल चुकी थी बात कि ये जो कारतूस है, इसका कवर जो आप फाड़ते हो, ये उस चमड़े का बना होता है जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी मिक्स होती है, उससे बनता है। तो गाय की चर्बी मिक्स होने के कारण जो हिंदू थे वो, उन हिंदू सिपाहियों में रोष व्याप्त हो गया, और सूअर की चमड़ी होने के कारण, सूअर की चर्बी होने के कारण जो मुस्लिम सिपाही थे उनमें रोष व्याप्त हो गया। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था जिस कारण से सिपाही विद्रोह। फिर शुरू करते हैं प्रसार की। इसका प्रसार कहां कहां तक हुआ और कितनी दूर तक ये विद्रोह फैल सका। फिर इसकी विफलता के कारण कि क्या कारण थे, सब लोग एक साथ नहीं आ सके, एक डेट एक तिथि से शुरू ना हो सका, ये नियमित नहीं था,
प्रीफिक्स नहीं था। अगर प्रीफिक्स होता एक साथ शुरू होता तो शायद ये सफल हो जाता 1857 क्रांति। तो ये ऐसे कुछ बिंदु हैं, 7 बिंदु हैं जिनके अंतर्गत 1857 की क्रांति हमारी समाती है कि इसके अनुसार 1857 क्रांति हुई थी। अब राजनीतिक कारणों सबसे पहले शुरू करते हैं कि राजनीतिक कारणों में सबसे पहले जो कारण था वो था डलहौजी की हड़प नीति। तो डलहौजी ने क्या काम किया था? पहली थी हड़प नीति। ये हड़प नीति के अंतर्गत ऐसा था कि डलहौजी ने एक नीति शुरू की, हड़प नीति। उससे ये कहा जाता है कि जिन लोगों के पास उत्तराधिकारी नहीं था, जिन राज्यों के पास, उन राज्यों को अंग्रेजों का संरक्षण मिलेगा, उन राज्यों को अंग्रेज राज्य में मिला लिया जाए। यहां तक कि अगर किसी के पास दत्तक पुत्र होगा तो उसे राजा नहीं माना जाएगा। इस कारण से उन्होंने सतारा, नागपुर, संभल, झांसी और बरार, इसके अंतर्गत सतारा, नागपुर, संभल, झांसी और बरार, ये जगहें ऐसी थी जिन पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत। ठीक है, देखा जाए। उसके बाद 2 जगहें थी, हैदराबाद और अवध। हैदराबाद और अवध, ये 2 जगहें ऐसी थी, यहां पे उन्होंने अधिकार किया कुशासन कह करके कि ये लोग शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनका शासन गलत है, ये कुशासन कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे इन्होंने कुशासन कह करके अधिकार कर लिया। और अवध को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया, कमिश्नरी क्षेत्र अवध को। और जो सबसे पहला कमिश्नर बन के आया अवध में, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस जो पहला चीफ कमिश्नर था। कहां का? अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था, जो सबसे पहले अवध का चीफ कमिश्नर बन गया। तो ये बड़ा रोष व्याप्त था जनता के अंतर्गत कि यार ये क्या हुआ, मतलब कुशासन क्या होता है इनके पास। चलो ये तो इनके पास तो मतलब वो लोग थे जो शासन कर सकते थे, फिर कुशासन के ऊपर। अब हुआ ये कि इन्हें तो बना ही लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने क्या काम किया? पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध पे भी कूटनीतिक अधिकार कर लिया। तो ये भी कालांतर में भविष्य में जाकर 1857 की क्रांति का कारण बना। ठीक है, उसके बाद बात करें अगली, तो जो हमारा मुगल अंतिम सम्राट था, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। तो जो बहादुर शाह था, इसे बोला गया कि सम्राट नहीं होगा, इसे मात्र राजा माना जाएगा। दूसरी, इसकी मृत्यु के पश्चात ये जो पद है राजा का, ये समाप्त हो जाएगा मृत्यु के पश्चात। ये कैनिंग कह चुका था, कैनिंग ने कहा था ये सब। दूसरा, सिक्कों पे जो सम्राट के फोटो थे, सम्राट के जो चित्र थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, लाल किला छोड़ करके कुतुब मीनार के पास किसी भी सुरक्षित जगह पे किसी भी किले में रहना पड़ेगा। दूसरा, उल्टा सीधा बोलते थे मुगल सम्राट को। और क्या बात थी? और बात ये थी कि जो वो थे, क्या बोलते हैं, हमारे नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। नई नीति के अंतर्गत। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक कारण थे उस वक्त जो ये कहते थे कि ये 1857 की क्रांति करना निश्चित कर दिया था इन सभी कारणों ने। ये कारण थे राजनीतिक कारण। समझ आया ना आपको? तो मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहिए। अब आगे शुरू करते हैं हम। जो अगले कारण है ये आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या क्या था आपको समझ आया? जब इतना सब कुछ जनता ने देखा और बहादुर शाह जफर की भी उन्होंने देखा कि बेइज्जती हो रही है, तो जनता में इस बात का भी रोष व्याप्त था कि जो भारत का सम्राट है, मुगल सम्राट है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं अंग्रेज।
तो जनता इस बात से भी परेशान थी और अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में अत्यधिक रोष था कि किसी तरह से कोई मौका मिले, और मौका मिले तो वो अंग्रेजों के ऊपर किसी प्रकार का भी प्रहार कर सकें या किसी प्रकार से देश को आजाद करा सकें। उस कारण से 1857 की क्रांति हुई। दूसरा है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों के अंतर्गत सबसे पहले ड्रेन थ्योरी। दरअसल ड्रेन थ्योरी का मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत है। जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा कि धन निष्कासन के सिद्धांत पे पूरी वीडियो बनाई। आर्थिकता मतलब भारत की आर्थिक स्थिति उस समय पे जो 1857 क्रांति थी उससे पहले की स्थिति, उस पर मैंने पूरी बनाई है। एक तो था धन निष्कासन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत ऐसा था कि जितना भी धन था भारत से, वो किसी ना किसी तरह से यहां से निकल रहा था भारत से, लेकिन भारत को वापस कुछ नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, व्यापार में जितना कपड़ा हम लोग बनाते थे तो हमारा तो बिकता नहीं था, लेकिन हमारे कच्चे माल से तैयार कपड़ा हमारे ही भारत के बाजारों में आके भरा हुआ था बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि लघु उद्योग जितने भी थे, कुटीर उद्योग जितने भी थे, वो सब समाप्त हो गए थे, क्योंकि हमारे लिए कच्चा माल खुद के लिए नहीं था। जो हम तैयार करते थे अंग्रेज पहले ले लेते थे, क्योंकि ददनी प्रथा शुरू की हुई थी। दूसरा, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं जो थी ना, और जो कॉर्नवालिस की मतलब बहुत सारी नीतियां थी, जिस कारण से ये स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई थी कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बात कहूं तो विलियम बेंटिक ने यह कहा था कि मैंने दुनिया में व्यापारिक स्थिति के अंतर्गत सर्वाधिक कष्टप्रद अगर बात समय देखा है तो यही है जिसके अंतर्गत भारत में सभी वो लोग जो सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र बुनते थे, उन सभी भारतीयों की हड्डियां भारतीय मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये शब्द कहे थे विलियम बेंटिक ने कि सबसे कष्टप्रद समय है व्यापार के दौर का, कि भारतीय मैदान में भारतीय बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। कहने का मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक कारण ये रहा क्योंकि लघु उद्योग खत्म हो गए, खत्म। दूसरा क्या था? कृषि। जो कृषि व्यवस्था थी वो इन्होंने पूरी की पूरी बिगाड़ दी थी। नील की खेती शुरू कर दी थी। सारी की सारी जितनी भी खेतियां थी वो खाद्यान्न ना होकर के वाणिज्यिक खेतियां शुरू कर दी थी, क्योंकि नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और जब नील का पौधा जड़ पकड़ लेता है तो वो बहुत दूर तक फैलने के कारण उस जगह को बंजर कर देता है। इसलिए वो पृथ्वी को मतलब धरती को, उस कृषि उपजाऊ भूमि को नुकसान कर रहा था। दूसरी बात, जो जमींदार थे उन लोगों से उन्होंने जो उन्हें धरती दे रखी, जो जमीन दी हुई थी उन लोगों को, मतलब कि जो उन्होंने नजराने में या तोहफे में या किसी तरह से उन्हें जमीन दी हुई थी, वो जमीनें वापस ले ली थी, जिससे बहुत सारे जमींदारों की स्थिति बहुत दरिद्र हो गई थी। इस कारण से उन जमींदारों में इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बड़ा रोष था। एक ये भी कारण था इसका। दूसरी बात ये थी कि इस वक्त ऐसे बहुत सारे आर्थिक कारण थे जिस कारण से भारत की स्थिति निकृष्ट हो गई थी। मैंने आपको बता दिया, लघु उद्योग खत्म हो गए, कृषि हो गई, जमींदारी खत्म हो गई, लोग बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी क्योंकि सारा का सारा बोझ कृषि पे आ पड़ा। क्योंकि जब पहले अगर बच्चा था, एक आदमी काम करता था, कमाता था, दो आदमी कृषि करते थे, दो आदमी कुछ और काम करते थे। अब इसका ये कमाना बंद हो गया, इसका काम बंद हो गया, तो दो ये चार एक आदमी का, तो पांच का पांच आदमी अब उस एक जगह पे आके डिपेंड हो गए। जो 10 बीघा हो, मान लो ये 10 बीघा हो, तो 5 लोग 10 बीघा पे डिपेंड है। तब अकेला आदमी 10 बीघा पे डिपेंड था। तो अब कृषि पे बोझ बढ़ गया। कृषि पे बोझ बढ़ने के कारण भी लोग दरिद्र हो गए। अब क्या करें, लड़ाई होने लगी। तो इस कारण से भी ऐसी स्थिति बनी, आर्थिक कारणों से भी, कि 1857 की क्रांति को होना पड़ा। उसके बाद आगे रहा हमारा सामाजिक कारण। क्या है सामाजिक कारण, ही बता देते हैं।
अब सामाजिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक कारणों में ऐसा था, तो सामाजिक कारणों के अंतर्गत उन्होंने क्या काम किया कि बहुत सारे काम ऐसे थे, जैसे काले और गोरे का भेद करते थे वो, उन्हें अपनी चमड़ी पे बहुत नाज था, तो क्या काम करते थे कि जो लोग हमारे इंडियन होते थे उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और गोरों के साथ नहीं किया जाता। मतलब सेना में भी ये भेदभाव किया जाता था कि जो काले लोग थे उनके ऊपर जो है, मान लीजिए 5 इंडियंस के ऊपर एक गोरा, मतलब एक अंग्रेज सिपाही हुआ करता था। ये नीति थी उन लोगों की। तो एक तो ये था, काले गोरे का भेद करते थे। दूसरी बात क्या थी, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, सामाजिक कारण था। तीसरा क्या था, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई। तीसरा, बलि पर रोक लगा दी। चौथा, मानव बलि पर रोक लगा दी, क्योंकि ये लोग तो अच्छा मानते थे ना इसे, ये हिंदू संस्कृति थी, इसके अनुसार ये सब सही था ना, तो इन सब चीजों पर रोक लगा दी। दूसरा, बाल हत्या पर रोक लगाई, मतलब किसी को बच्चे ज्यादा हो रहे, वो चाह रहा नहीं करने, तो बाल हत्या पे भी उन्होंने निषेध कर दिया, बाल हत्या पे रोक लगा दी। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया कि विधवा दोबारा विवाह कर सकती है, ठीक है ना। एक विधवा पुनर्विवाह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि विधवा पुनर्विवाह होने के कारण भी उन्होंने इसमें ऐसा कर दिया। और इन्होंने एक काम और किया कि जो रेल थी, रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था या और जो व्यवस्थाएं थी, इनका केवल एक काम था, जो ईसाई मिशनरी थे केवल उन्हीं की सेवा में ये रहती थी, उन्हीं के लिए ज्यादा काम आती थी, उन्हीं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और भारतीयों को नहीं पहुंचाया जाता था। तो ये भी एक कारण था जिस कारण से धार्मिक स्थिति बिगाड़ रहे थे लोग और सामाजिक स्थिति बिगड़ रही थी इन लोगों के कारण, है ना। एक कारण रेल डाक हो गया। एक कारण और क्या था कि उस वक्त के जो लोग थे वो बहुत रूढ़िवादी थे और मिशनरियों के कारण जो है, जो यहाँ का जो ईसाई धर्म था, कुछ बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के कारण, ईसाइयों का आने के कारण, जो यहाँ का साहित्य था, भारतीय साहित्य, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण से जो यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग था वो बहुत रोष में था, क्योंकि जो ईसाई साहित्य था उसी को पढ़ाया जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज थे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिनमें पढ़ाया जाता, कलकत्ता था, है ना। तो इस कारण से ना, तो ये कारण भी एक मुख्य था जिस कारण से सामाजिक स्थिति बिगड़ रही थी और समाज में रोष व्याप्त था। तो गिने चुने कारण मैं आपको बता चुका हूं। एक तो काले गोरे का भेद था, सती प्रथा बंद करा दी, बाल विवाह बंद कर दिया, बलि नहीं देगा कोई, मानव बलि कोई नहीं देगा, बाल हत्या नहीं करेगा, विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, इतना सारा कहा। रेल और डाक की जो व्यवस्थाएं थी वो सभी की सभी ईसाई मिशनरियों के काम में आने लगी। भारतीय साहित्य का विकास नहीं हुआ और ईसाई साहित्य पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, ईसाई साहित्य को अधिक बढ़ाया जाने लगा, है ना। ये है, जबकि एक विशेष एक अधिकारी अंग्रेज ने ये भी कहा था कि अगर भारतीय साहित्य की बात करूं तो ये बेकार है, निकृष्ट है, क्योंकि इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी की एक छोटी सी अलमारी का साहित्य इस साहित्य से अधिक बेहतर है जो साहित्य भारतीयों का है। मतलब यहां तक कह दिया। ये भी एक कारण रहा, सामाजिक कारण, जिस कारण से समाज में रोष था अंग्रेजों के प्रति। अब हमारा जो नेक्स्ट कारण है वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था, धार्मिक कारण बताता हूं। दरअसल धार्मिक कारण की स्थिति ये थी कि धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के अंतर्गत ऐसी स्थिति की जो यहाँ के लोग थे वो उन्होंने क्या काम किया कि यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को भेजना शुरू कर दिया, जो कि 1813 का जो चार्टर था उसके अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी गई और ईसाई मिशनरी को छूट देने वाले कहा गया कि अधिक से अधिक लोगों को भारत में ईसाई बनाया जाए। यहाँ तक कि एक इंसान ने वहाँ की जो संसद है उसमें खड़े होकर ये कह दिया कि ये हमें ऊपर वाले का बहुत विशेष आशीर्वाद है कि भारत जैसे विशाल देश को हम ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकें, यानी कि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फहराई जानी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है।
ये भी एक कारण था धार्मिक, जिस कारण से धार्मिक असंतोष पैदा हो गया था भारतीय जनता के अंतर्गत, भारतीय जनता में। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक कारण थे जो ये कहते थे कि ये जो भारतीय लोग हैं ये कर्म कांडियों ने बंद करो, मतलब ऐसे बहुत सारे धार्मिक कारण थे जिस कारण से जनता में रोष था धार्मिक स्थिति को लेकर के। और 1857 की क्रांति का वो भी एक कारण बना, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे क्रांति हुई थी उसका मतलब था कि इस भारत देश में करीब करीब सभी वर्ग के लोग उस क्रांति में शामिल हुए थे। इसके बाद क्रांति का अगला चरण शुरू हुआ जिसके अंतर्गत जो सिपाही विद्रोह था वो हुआ। अब बात करते हैं सिपाही विद्रोह की। तो सिपाही विद्रोह में क्या था कि सबसे पहले वेल्लोर में एक 1806 में वेल्लोर में जो सिपाही थे उन्हें कहा गया कि आप पगड़ी नहीं पहनेंगे और तिलक नहीं लगाएंगे। ये एक धार्मिक असंतुलन की बात थी उन सिपाहियों के लिए, क्योंकि वो सिपाही पगड़ी और तिलक लगाना पसंद करते थे, उनके धर्म के अनुसार ये उनका नियम था, और ये उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो एक तो ये कारण था सिपाहियों में मतलब विद्रोह होने का। दूसरा, डलहौजी के सामने ना 3 विद्रोह हुए, सिपाही विद्रोह। डलहौजी के सामने 3 सिपाही विद्रोह हुए, 1849 में, 1850 में और 1852 में, है ना। तो 1849 में 22वीं, 66वीं इन्फेंट्री, 22वीं इन्फेंट्री, एनआई और यहाँ 38वीं एनआई, ये 3 बटालियन थी जिनमें विद्रोह हुआ। मतलब ये स्थिति थी उस वक्त जब डलहौजी के समय की बात करें। अब हुआ ऐसा कि जब अवध के विलय की बात इन लोगों ने सुनी, यहाँ के बाद एक स्थिति और थी कि जो मैं बता रहा था राजनीतिक कारण सुनी, तो अवध की बात सुनी, तो अवध मतलब जो सेना में थे उसमें तो रोष था ही था, लेकिन जो बंगाल की सेना थी उसमें और अधिक रोष था, क्योंकि अवध में उस वक्त करीब 7500 सैनिक थे अंग्रेजों के जो तैनात थे अवध में। समझ रहे हैं ना आप, ये 7500 सैनिक थे जो अवध में तैनात थे उस वक्त। अब स्थिति ये रही कि जब ये बात सुनी कि अवध को विलय कर लिया गया कुशासन के आधार पर, तो इस कारण से बंगाल की जो इन्फेंट्री थी उसमें और रोष उत्पन्न हुआ, और जो वैसी सेना थी उसमें रोष था ही था। उसके बाद बात करें तो 1824 में एक स्थिति बनी उस वक्त कि 1824 में जो अंग्रेज थे वो कहने लगे कि जो सैनिक हैं, उस वक्त एक युद्ध चल रहा था, मतलब शायद 1824 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त कहा गया कि जो हमारे यहाँ के सैनिक हैं वो जाएंगे लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, तो सैनिकों ने समुद्र पार जाने से मना कर दिया। 1824 में समुद्र पार जाने से मना किया। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के अनुसार समुद्र पार जाने का मतलब था धर्म का विखंडन या धर्म से अलग हो जाना, या उन लोगों को मतलब समाज से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब समुद्र पार करने का मतलब उनके लिए था। तो धार्मिक कारण एक ये था जिस कारण से जो इस समय के सैनिक थे उनमें रोष व्याप्त हो गया, और इस कारण से जो बर्मा रेजिमेंट थी उसको उन्होंने बर्मा रेजिमेंट को बर्खास्त कर भंग कर दिया, मतलब बर्मा रेजिमेंट ही खत्म कर दी पूरी, जिस कारण से इसमें इन लोगों में एक और रोष व्याप्त हो गया कि लोग सारा कुछ जो कर रहे थे वो इन्हीं लोगों के ऊपर कर। जैसा कि एक बात और बताई मैंने कि यहाँ पे भी ये काले गोरे का भेद करते थे। जो इंडियंस लोग होते थे उन्हें तनख्वाह कम देते थे, और जो गोरे होते थे जो अंग्रेज होते थे उन्हें तनख्वाह ज्यादा देते थे। दूसरा, 5 लोग भारतीयों के ऊपर एक अंग्रेज सिपाही ही होता था बराबर सेम रैंक का। तो ये भेदभावपूर्ण नीति भी उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये थी कि जो समस्त सेना भर्ती नियम थे उसमें 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया नियम निकाला, भर्ती निकाली एक, उसके मतलब था समस्त सेवा भर्ती योजना। उसके अंतर्गत क्या किया उसने, सामान्य भर्ती योजना के अंतर्गत कैनिंग ने यह कहा कि हम जिस सिपाही को जहां चाहेंगे वहां तैनात करेंगे, उसे वहीं कार्य करना पड़ेगा। मतलब जहां मतलब अंग्रेज अपनी मर्जी से नियुक्त करेंगे उसकी नौकरी, कहने का मतलब यह है। दूसरी बात यह थी
कि समुद्र पार जाना पड़ेगा। तो सामान्य भारतीय अधिनियम थे, सामान्य भारतीय अधिनियम, जो कि ये लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया। ये भी कब? 1857 में। एक ये स्थिति थी जिस कारण से सैनिक बहुत परेशान थे कि यार ये चाह क्या रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या था, एक इन्होंने डाकघर अधिनियम लाई। मिस्टर कैनिंग जो थे डाकघर अधिनियम लाए, डाकघर अधिनियम। इसके अंतर्गत ये था कि पहले जो सिपाही थे उनकी जो चिट्ठियां हुआ करती थी उनके परिवार वालों को मुफ्त, मतलब बिना किसी चार्ज के जाया करती थी। अब डाकघर अधिनियम आया गया जिसमें कहा कि चिट्ठियां हैं वो भी उस पर चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा। उस कारण से अब इस बात से भी सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ कि जो चीज हमें फ्री मिलती थी सुविधा, आज उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद एक तात्कालिक कारण यह था कि पहले एक ब्राउन बेस राइफल इस्तेमाल होती थी, ब्राउन बेस राइफल। उसके स्थान पर एक नई राइफल आई, इनफील्ड राइफल। तो ये टेक्नोलॉजी हाई थी इसलिए लोग लेके आए ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल। लेकिन इसके अंदर जो कारतूस इस्तेमाल होते थे वो कारतूसों की एक अफवाह फैल गई। अफवाह था सच था वो तो वक्त जाने या वो लोग जाने। कहा यह गया कि इसके अंतर्गत जो कारतूस उनका जो कवर होता था वो मुंह से तोड़ना पड़ता था, उसकी जो कैप होती थी, और वो जो कैप बनी होती थी वो सुअर और गाय की चर्बी से बनी होती थी। तो जो लोग हिंदू थे उनमें इसलिए रोष व्याप्त था कि वो लोग गाय नहीं खा सकते थे। जो लोग मुस्लिम थे उनमें इसलिए रोष व्याप्त था क्योंकि वो लोग सूअर नहीं खाते थे। इस कारण से बहुत बड़ा रोष व्याप्त हो गया था इस इनफील्ड राइफल के कारतूस के कारण भी। अब हुआ ये कि 29 मार्च 1957 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने सुबह सुबह विद्रोह कर दिया, और विद्रोह किया इस तरह से कि उसके दो वो थे, क्या बोलते हैं, उसके दो अधिकारी थे। एक का नाम था बाग, जनरल बाग, और दूसरा था जॉन ब्राउनिंग। ठीक है, जनरल बाग और जॉन जो था उन दोनों को गोली मार दी और ये लोग मर गए। अब हुआ ये कि ये छावनी में हुआ था। जो लोगों ने क्या काम किया, वहां की जो कंपनी थी उसने इस पूरे कांड को संभाल लिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उसमें मुकदमा चलाया गया, और 9 मार्च 1957 को इसे फांसी दे दी गई। 9 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। देखिए एक बात सुनिए बहुत अच्छी सी, मंगल पांडे कोई स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं लड़ा था। मंगल पांडे जो था एक पंडित था, ब्राह्मण था, और वो अपने लड़ रहा था कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया था, इस कारण से उसने गोली मारी थी। तो ये कारण था जो उसने वहां पे विद्रोह शुरू किया बैरकपुर में। अगला क्या है कि फिर 24 अप्रैल 1857 को एक रेजिमेंट थी जिसमें 90 घुड़सवार थे। ठीक है, तो 90 घुड़सवारों में से 85 घुड़सवारों ने क्या काम किया, जो कारतूस मिल रहे थे उन लोगों को, उन्होंने उसे लेना मना कर दिया। जब उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया तो हुआ ये कि 85 घुड़सवारों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट मार्शल कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि 20 NI और 3 LC 10 मई 1957 को दिन रविवार शाम 5 से 6 बजे के बीच यह विद्रोह शुरू हो गया। कहां से? मेरठ से। ठीक है, याद रखिएगा डेट 10 मई 1857 दिन रविवार शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये कंपनियां थी, 2 NI और 3 LC जो अवस्थित थी, इनसे विद्रोह का प्रसार शुरू हो गया। और मेरठ में जो लोग थे, जिस तरह से मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों को मार दिया था, इसी कारण से उसने क्या काम किया कि सभी ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई और वहां से निकलकर विद्रोह कर दिया अंग्रेजी सेना के खिलाफ। और उसके बाद ये चल दिए दिल्ली की तरफ, और दिल्ली की तरफ पहुंच करके ये पहुंचे मुगल दरबार में।
जो जहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, और बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना अग्रिम नेता माना, जिनकी अगुवाई में इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। आज हमारा यहीं तक था। इसके बाद आगे तो जो 2 कारण है, प्रसार कहाँ कहाँ तक हुआ और उसके विफलता के क्या क्या कारण है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए देख करके, और कमेंट कीजिए, मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।